वेलकम बैक टू द चैनल जियो पॉजिटिव एंड से नो टू नेगेटिव। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम पैसे को कैसे बचाएंगे और हाथ में पैसे को कैसे रोक कर रखेंगे। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। जैसा कि हम सब ने सुना है कि पैसा पैसे को खींचता है, पर हमें से बहुत कम लोग ये जानते हैं, इवन मैं भी नहीं जानता था अब तक, कि पैसे को पैसा कैसे खींचता है। अब थोड़ा थोड़ा सा पता लगने लगा तो सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं। दोस्तों, पैसे को पैसा खींचता है, इसके लिए सबसे जरूरी है हाथ में पैसे का होना। अगर आपके पास कुछ पैसा है तभी वह और पैसा बना पाएगा। कैसे? अगर सपोज कीजिए आपने महीने का 200 रुपया बचाया और आपने उसको बैंक में जमा करा दिया। ऐसा आपने 1 साल तक किया और 1 साल के बाद जो आपका 2400 रुपये इकट्ठा हुआ, आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। हो सकता है वो 4% हो, 3.5% हो, 3% हो, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट कम देता है। तो अच्छी बात क्या है कि 4-5 महीने आपने सेविंग अकाउंट में पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद एक एफडी बनवा दी, एक फिक्स्ड डिपॉजिट उसका करा दिया एक टाइम पीरियड के लिए। तो आपका इंटरेस्ट रेट जो 3 या 4% के बीच में कहीं था, वो बढ़कर हो सकता है आज के हिसाब से 5 से 6% के बीच में हो। तो उससे आपका जो पैसा है थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास लगता है कि एक ठीक सा अमाउंट है, 5,000, 10,000, 20,000, आप उसको एक पीपीएफ अकाउंट में भी जमा करवा सकते हैं। जैसा लास्ट वीडियो में बताया था, पीपीएफ अकाउंट मींस पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इसके 2-3 फायदे मैं आपको यहां पर बताऊंगा। नंबर 1, अगर हम लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाह रहे हैं तो इसमें लॉक इन काफी लंबा है, 15 साल का लॉक इन है दोस्तों, एज पर माई नॉलेज। और 5 से 7 साल के बाद आप इससे शायद कुछ पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल मीन्स कुछ पैसा आप इसमें से अपना निकाल सकते हैं। इसमें एज ऑन डेट जो इंटरेस्ट रेट है, जब हम बात कर रहे हैं, वो है 7.1%। पहले ये बहुत ज्यादा होता था, आगे हो सकता है और कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, मैं नहीं कह सकता, पर 7.1% भी ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट आज के हिसाब से है। दोस्तों, अगर आप पीपीएफ अकाउंट में 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक साल के दौरान कभी भी जमा करते हैं, उस पर आपको टैक्स बेनिफिट जरूर मिलेगा। मींस वो आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, उस 1.5 लाख रुपए पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। और दोस्तों, सबसे अच्छी और जरूरी बात यह है कि मैच्योरिटी मींस जब आपका टाइम पीरियड इस अकाउंट का पूरा होता है और उसमें जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी आपकी टैक्स फ्री इनकम होगी। जहां तक बात आती है एफडी की, एफडी में एक तो आपको इंटरेस्ट रेट कुछ कम मिलता है, दूसरा वो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है जो आप उससे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तीसरी बात, एफडी में एक खतरा लगता है, आदमी को जरा सा भी कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, तो डेस्परेट होकर या उतावला होकर वो अपनी एफडी तोड़वाकर पैसे निकालकर खर्च लेता है। और रियल में हो सकता है कभी हमें उसकी इतनी जरूरत ना हो, हम कुछ अपनी सेविंग जो सेविंग अकाउंट में है या कुछ दोस्तों से लेके एक बार उस प्रॉब्लम के लिए खर्चा कर ले और काम चला ले। पर वो ना करा के एफडी तोड़वा के हमने एक बार खर्च दिया तो आपकी सारी सेविंग्स स्पॉइल हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। फिर से उसको 15 साल के लिए दोबारा से शुरू करना, मैनेज करना थोड़ा सा हार्ड ब्रेकिंग होता है, मुश्किल होता जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, जो सेविंग आप लॉन्ग टर्म के लिए 15 से 20 साल या 10 से 15 साल करना चाह रहे हैं, एक रफली मैं चाहता हूं कि आप उसको 15 साल पकड़ के चले, तो उसको ना छेड़ा जाए तो बेटर है दोस्तों। ठीक है, तो दो बातें हमने कर ली, एफडी और पीपीएफ। अब मैं बात आती है तीसरी जो मैंने अकाउंट के लिए बात करी थी आपसे, डीमेट अकाउंट की। डीमेट अकाउंट आज भी हमारे देश में एक टैबू की तरह लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? कि शेयर मार्केट को जुआ समझा जाता है। नो डाउट इसी शेयर मार्केट में कुछ लोग इसको जुए की तरह से ऑपरेट कर भी लेते हैं या इसमें जुए की तरह से इन्वेस्ट कर भी लेते हैं। कैसे? कोई फ्यूचर स्टॉक में इन्वेस्ट करके, कोई डे ट्रेडिंग में। मैं नहीं कहता कि वो जुआ है, वो भी हमारी ही गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है, वो लीगल है, पर फिर भी बिना जानकारी के, बिना समझ के जब आदमी ऐसी चीजों में जाता है तो अपनी बरसों की कमाई हुई जमा पूंजी, जमीन जायदाद कुछ भी गवा सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपना 100% पैसा इक्विटी में डालिए। हाँ, आपकी जितनी भी सेविंग्स है
उसका 10%, 20%, 30%, 40% आप इक्विटी में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? जितना आप अमाउंट सोचो कि इसका मैं रिस्क ले सकता हूं कि ये मेरा पैसा कम भी हो गया किसी वजह से, जीरो नहीं होगा ये पक्का है, क्यों नहीं होगा वो बताऊंगा, कि बाई चांस कम भी हो गया तो आप उतना रिस्क झेल सको। पर यह पक्का है दोस्तों, जितना चांसेस कम होने के हैं उससे कहीं ज्यादा चांसेस है कि वो पैसा ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट के साथ, या ये कह लीजिए कि रिटर्न के साथ आपके पास वापसी आए। कैसे आए दोस्तों? निफ्टी 50 की मैं बात करूंगा यहाँ पे, उसमें 50 शेयर होते हैं जिससे हमारा इंडेक्स बनता है निफ्टी 50। उस 50 शेयर्स का मतलब ये होता है कि मार्केट के जो सबसे बड़े 50 प्लेयर है, या ये कह लीजिए जो 50 कंपनीज है, उसके शेयर निफ्टी 50 में ट्रेंड करते हैं या इंक्लूड होते हैं। अभी हो सकता है ये बातें आपको, अगर इक्विटी से आप रिलेटेड नहीं है तो ये बातें ना समझ आ रही हैं, पर फिर भी मोटा मोटा सा ये समझा जाता हूं कि देश की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं या सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 में आती है। अब दोस्तों उसमें भी अगर आप एक ही कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हमने इक्विटी के लिए रखा है वो लगा देंगे तो वो हाई रिस्क पे होगा। अगर वो कंपनी डूब गई या बैठ गई या वो नुकसान में चली गई तो हमारा सारा पैसा डूब सकता है। इसलिए हम उस पैसे को भी 10 से 20 या 25 कंपनियों में जो बहुत अच्छी कंपनीज है अलग अलग करके लगाएंगे। कैसे? सपोज करो आज आपने कोई एक शेयर खरीदना है तो वो किसी एक अच्छी कंपनी का खरीद लीजिए, अगले महीने आपने फिर खरीदना है किसी दूसरी अच्छी कंपनी का खरीद लीजिए। ऐसे ही मंथ वाइज आप साल में अगर 12 शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो 12 अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं। अगले साल आप उनको डबल कर सकते हैं, मतलब उन्हीं कंपनीज का एक शेयर और ले सकते हैं। या आपके पास पैसा ज्यादा है, आपने पीपीएफ में भी डाल दिया, एफडी भी करा ली और इक्विटी के लिए भी कुछ निकाल लिया है, तो आप 2-2 शेयर खरीद सकते हैं, 3-3 खरीद सकते हैं। 10 से 20 कंपनियों में पैसा लगाने से बहुत हद तक लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ना केवल सेफ रहेगा, बढ़ेगा नहीं। हो सकता है एंड ऑफ द डे एक टाइम के बाद, 15 साल के बाद आपको नजर आए कि उसमें से 2 कंपनियां 3 कंपनियां ऑलमोस्ट जीरो हो गई। मे बी पॉसिबल, अच्छी कंपनियां भी कई बार बैठ जाती है, नुकसान दे जाती है, परंतु जो बाकी की बची हुई कंपनियां हुई वो आपके पैसे को कई गुना या काफी हद तक बढ़ा चुकी होंगी। उससे आप एक बहुत हैंडसम अमाउंट अपने उस टाइम पीरियड के बाद निकाल सकते हैं। एक और बात दोस्तों, इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे एक बहुत अच्छी जगह है जो बिल्कुल प्योर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है, वो है गोल्ड। गोल्ड से मेरा मतलब है आप फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। उसके 2-3 अपने नुकसान हैं। नंबर 1 उसको संभालना, चोरी होने का खतरा। नंबर 2 उस पे अगर आप चाहे वो गोल्ड कॉइन खरीदते हैं या कोई ऑर्नामेंट जेवर खरीदते हैं, उसका जो मेकिंग चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ते हैं। दूसरा जब आपको बेचने होते हैं कई बार उस पर तब भी कुछ पैसे कट जाते हैं। इन सब समस्याओं से बच के अगर आप सिर्फ गोल्ड में निवेश करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा होता है गोल्ड बॉन्ड लेना। ये हमारी गवर्नमेंट की भी कई सीरीज पे आ चुकी है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। वो आपको सिर्फ पेपर्स में मिलेगा, जैसा आपको एफडी का एक पेपर मिल जाता है या प्रॉपर्टी की एक रजिस्ट्री मिल जाती है, उसी तरीके से अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो आपको वो पेपर प्रिंट आउट मिल जाएगा और आपका उतना पैसा आप 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना चाहे लगा के छोड़ सकते हैं। इसमें एक फायदा और है, एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 2.5% साल का इंटरेस्ट आपको अलग से मिलता है गोल्ड की एप्रिसिएशन या जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है उसके अलावा। सपोज कीजिए आज आपने 45,000 रुपए तोले के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट किया है, तो आने वाले 2 साल में अगर वो 50,000 होता है तो आपको रेट तो वो 50,000 के हिसाब से वापसी मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको 2 साल का 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा। हाँ, इसमें जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हो सकता है ये मार्केट से थोड़ा सा हायर रेट पे आपको मिले, तो ये भी एक आपके पास अच्छी चॉइस है। एक बात आती है दोस्तों प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में मैं फिलहाल इस वीडियो में इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए आपको एक साथ एक हैंडसम या बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, जो कि अभी हम अगर सेविंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस बारे में बात करना शायद वाजिब ना हो। दोस्तों रियल एस्टेट और यू कैन से की प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम बाद में किसी वीडियो में लेंगे। आज के लिए इन इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन पे ही हम फोकस करते हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही,
और आपके सुझाव हमेशा वेलकम है। प्लीज जरूर बताइएगा, कोई भी वीडियो में कमी है तो उसको सुधारेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और कोई खास बात आप मुझे सजेस्ट करना चाहें या पूछना चाहें तो प्लीज जरूर बेहिचक पूछिएगा, बताइएगा। मैं आने वाले वीडियो में उसको जरूर लेने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।